Hello students, my name is Rohit Kushwaha. I am your chemistry teacher and today we are going to discuss a very basic part of chemistry. तो बच्चों आज हम बहुत ही बेसिक पढ़ने वाले हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, यही बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद हो सकता है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही सिंपल लगे बट धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर से, ठीक है ना। तो बच्चों देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या है, मैटर है। जैसे मैं बात करूँ ये मार्कर भी क्या है, मैटर है। ये बोर्ड भी क्या है, मैटर है। तो अगर अब मैं पूछूं मैटर क्या नहीं होता है, फॉर एग्जांपल फीलिंग्स ये मैटर नहीं है, इमोशंस मैटर नहीं है। क्लियर है। अब बताएं मैटर जो होता है वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। और मॉलिक्यूल्स भी किससे मिलके बने होते हैं, एटम्स से मिलके बने होते हैं। तो देखो एटम्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है, नाइट्रोजन भी एटम है, फ्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम्स है। क्लियर है। जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब मैक्सिमम एटम्स तो अनस्टेबल होते हैं बट कुछ एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो वो स्टेबल एटम है। बट मैक्सिमम एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो एटम जब अनस्टेबल होते हैं तो क्या होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड से क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल H2 एक मॉलिक्यूल है, O2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है, N2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटम आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा बट हाइड्रोजन गैस मिलेगी। O2 का एटम आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, O2 गैस मिलेगी। आधी बात समझ में आप लोगों को। क्लियर है। ऐसे आप लिख सकते हो, O3 लिख सकते हो। क्लियर है। और भी चलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, SO2 हो गया, या फिर मैंने चलो लिख दिया C को चेंज करके मैंने SO3 लिख दिया। क्लियर है। तो देखो ये तीनों हैं, देखो यहाँ पर इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मतलब हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। वैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, और ये क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसके हर मॉलिक्यूल में 4 एटम है। आधी बात समझ में। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, यहाँ पर 2 एटम है, दोनों के दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, इसलिए हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी जितने भी एटम है सारे के सारे एटम सिमिलर एटम एलिमेंट के हैं। क्लियर है। इनको आप ये बोल सकते हो, यहाँ पर देखो ये जो बना हुआ है SO3 ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो सल्फर है और क्या है, बाकी का ऑक्सीजन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोएटॉमिक क्या होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बने होते हैं उनको होमोएटॉमिक बोलते हैं, जो डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है वो हेट्रोएटॉमिक होता है। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को। ठीक है। फिर देखो इसी में मैं और डिस्कस करता हूं। चलो मैं यहां लिखता हूं, अब देखो आयंस क्या होते हैं। अगर भी किसी भी एटम्स के ऊपर अगर मैं चार्ज रख दूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया सोडियम है, ये पहले एटम था, मैंने प्लस चार्ज कर दिया तो क्या हो गया, ये आयन हो गया। किसी भी एटम पे अगर चार्ज रखा हुआ है मतलब वो क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, ये भी आयंस हो गए। और ऑक्सीजन पे देखो रख दो चार्ज, ये भी आयन है, और फ्लोरीन भी हो गया, और ये क्लोरीन भी हो गया। तो अगर किसी भी एटम्स पे चार्ज है मतलब वो क्या हो गया, आयंस हो जाएंगे। क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कैटायंस बोलते हैं, और किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। यहाँ तक भी बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक बातें हो रही डिस्कस, क्लियर है। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब आगे डिस्कस करते हैं कि किसी भी एटम या फिर किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स से। तो अगर एक्स लिखा हुआ है, एक्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये एलिमेंट लिखा हुआ है, क्लियर है। और अगर ए लिखा हुआ है तो ए मतलब क्या होता है, ए मीन्स होता है एटॉमिक मास होता है। यहां तक भी क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये जेड लिखा हुआ है, जेड मीन्स क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, क्लियर है यहां तक। चलो ठीक है। अब मैंने अगर पूछा किसी भी एटम को तो रिप्रेजेंट तो चलो ऐसे करते हैं, अब मैंने पूछा कि यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा कितने होंगे, जो ये वैल्यू लिखी हुई है जेड होगी। अगर मैंने पूछा बताओ बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो भी जेड होगा। ये भी आप लोगों को आता है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मैंने बच्चों पूछा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बताओ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये ए माइनस जेड, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो यहाँ लिखा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो यहाँ से ये माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये चलो मैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इस पर सारी चीज़ें कैलकुलेट, चार्ज वार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इस पे चार्ज किसने कैलकुलेट किया था, मिलिकन ने क्या किया था, चार्ज कैलकुलेट किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आगे यूज होने वाली है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, अगर मैं ये बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो निगेटिव होता है। आ रहा होगा आप लोगों को बात समझ में, तो ये भी आपको पहले से आता है। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना होता है, इतने कूलम का होता है, क्लियर है। और ये चार्ज निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी उसमें जितने निगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रल चीज़ें ज़्यादा एग्जिस्ट करती, ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जबकि इसके अंदर निगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो बात करूँ न्यूट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब चार्ज कितने का होगा, इस पर 0 का चार्ज होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करता हूँ इसको। तो बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। वैसे हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है, आपको सबको आता होगा। हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। तो बच्चों देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। या फिर चलो मैं इसी में एग्जांपल एक दो करवा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11Na23, तो मैंने पूछा बच्चों बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11
प्रोटॉन कितना होगा 11 और न्यूट्रॉन कितना होगा 23 माइनस 11, वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी। क्लियर है? सेम इसी टाइप से मैंने पूछा बताओ कैल्शियम के बारे में बता दो, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना आ गया तो आप आराम से बता सकते हो। इसमें भी आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन 20 है, प्रोटॉन भी 20 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 40 माइनस 20, यानी कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं रफ करता हूँ इसको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई भी एक एटम दिया हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे चलो मैंने सोडियम ही ले लिया फिर से, तो सोडियम को रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं। अब किसी भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मान लो मैंने एक एटम ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है, क्वेश्चन ये है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम के सेंटर पर होते हैं, और एटम के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। एटम को सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब एटम के सेंटर पर होते हैं। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, चलो मैं एक और आपको बता देता हूं। जो एटम होता है ना, एटम की रेडियस कितनी होती है, रेडियस मतलब होता है न्यूक्लियस के बीच से लेके इलेक्ट्रॉन तक के जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम की रेडियस बोलते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बच्चों देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, जबकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसीलिए आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं पूछे आपसे बताओ एटम की रेडियस जनरली कितनी होती है, वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर में होती है। अब वो एटम किसका है उस पर डिपेंड करेगा, सोडियम का एटम है कि मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है। यानी ऑर्डर जो होता है रेडियस के एटम का, जो एटम की रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो सब में सिमिलर होता है। हो सकता है किसी में वैल्यू आए 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, किसी में वैल्यू आए 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, किसी एटम की रेडियस होगी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आ रही बात समझ में आप लोगों को? बट ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, कॉमन होती है। और बाकी आगे क्या होगा कोफिशिएंट, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एटम ले रहे हो। तो जनरली जो एटम की रेडियस होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर में होती है। और मैं चलो इसको और डिटेल में बताऊं अगर आपको, तो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होती है वो कितनी होती है, वो एक अप्रॉक्सीमेट होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर में। यानी एटम्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के अंदर होता है और वो बहुत ही छोटा होता है। और उसी में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और ये इतनी पास पास में होते हैं, जिससे मैं बात करूं अगर जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 14 ग्राम पर सीसी हो जाती है। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप ml बोल सकते हो। क्लियर है? यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो मास होता है न्यूक्लियस का, अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस ले लिया तो उसमें मास कितने का होगा, 10 की पावर 14 ग्राम होगा। और 10 की पावर 14 ग्राम एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर कि अब इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड है ना, पूरी अर्थ है, पूरे अर्थ में सारे इंसान और दुनिया की सारी चीज़ों का तुम क्या करो, अर्थ में मास कैलकुलेट कर लो और सबको ऐड कर लो, फिर भी ये नंबर क्या होगा, उससे बड़ा होगा। यानी आप सोच सकते हो न्यूक्लियस कितना ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के कैलकुलेट भी करेंगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 14 ग्राम उसका मास होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास। और 10 की पावर 14 ग्राम मास पूरी अर्थ के मास से भी ज़्यादा है और कई टाइम्स ज़्यादा है।
क्लियर है आप लोगों को? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं यहीं पे फिर से आता हूं। तो देखो ये सोडियम लिखा हुआ है। अगर मैंने पूछा बच्चों बताओ किसी भी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? क्वेश्चन आता है ये। क्लियर है? अब देखो मैं अगर बात करूं यहां पर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 - 11 12 है। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मतलब यहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा एनर्जी क्या होगी? आपको देनी पड़ेगी। और उस एनर्जी का नाम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी एटम में अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे? 11 थे, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में है और ये न्यूक्लियस के बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने एक रिमूव कर दिया, बट प्रोटॉन क्या है आपका? सेम है। मैंने पूछा न्यूट्रॉन कितना है? अभी भी सेम है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये क्या रहेगा? एटम न्यूट्रल रहेगा। बट अगर मैं बात करूं यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है? बाहर निकाल दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा हो गया और माइनस चार्ज कम हो गया। अब कितना प्लस चार्ज ज्यादा है? 1 यूनिट का प्लस चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब सोडियम पे कितने का चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा। आदि बच्चों बात समझ में? यानी किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है यानी उसका मतलब होगा कि उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। आदि बात समझ में? और भी देखो यहां पर अगर मान लो मैंने, अब देखो सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने मैग्नीशियम ले लिया। तो मैग्नीशियम में क्या होता है? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम को। यहां तक भी क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने क्या किया, देखो यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन भी 12 है और न्यूट्रॉन भी कितना है यहाँ पर? 24, सॉरी कितना है? 12 है। 24 - 12। अब मैंने क्या किया, इससे भी क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे तुम्हारे? यहाँ पर एक प्लस चार्ज आया मतलब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। वैसे अगर किसी एटम के ऊपर मान लो 2 चार्ज आ रहा है तो उसमें मैंने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। अगर किसी भी एटम पे +3 चार्ज है उसका मतलब क्या होगा कि उस एटम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? वैसे मैं और भी एग्जांपल चलो ले सकता हूं। मैं इसकी जगह चलो लेता हूं यहां पर मैंने ले लिया, मान लो पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 19 है। प्रोटॉन कितने हैं? 19 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या दी, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें एनर्जी हमेशा ऑलवेज देनी पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात? और ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों डिफरेंट होती है। हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग वैल्यू लगती है, बट उसका नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है या फिर आप कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप इसकी डेफिनेशन भी चाहो लिख सकते हो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी और आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, वो बात की बात है। या इसकी यूनिट क्या होती है वो भी बात की बात है। यानी आपको भी बस ये याद रखना है कि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी ऑलवेज, और उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? तो यानी कि मैं बात करूं यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैंने मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा। क्लियर है? अब मैं देखो यहाँ पे पूछूं
इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे कितना है 19 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 18 बचा। प्रोटॉन कितना है अभी भी सेम है, न्यूट्रॉन अभी भी क्या है सेम है। क्लियर है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकाला। सबसे आसान क्या है निकालना और ऐड करना, इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो बात ध्यान रखो, ये वाली एनर्जी और ये एनर्जी दोनों आयनेशन एनर्जी है, बट ये वैल्यू डिफरेंट होगी और ये वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स अलग लग रहा है और इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट लग रहा है। तो ये लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो देख लो। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको आयनेशन एनर्जी क्या होती है, क्लियर है। चलो फिर ठीक है, मैं रफ करता हूं इसको। और बच्चों अगर मैं आपको इसी में बताना चाहूँ आयनेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा, चलो मैं एक लाइन और बता देता हूँ। तो देखो जैसे सुनो कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 12 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं 24 माइनस 12 आ गया। मान लो मैंने इसको क्या दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया Mg+ आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचेंगे 11, प्रोटॉन कितने बचेंगे 12 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 12। तो यहाँ देखो ये ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था, तो कोई भी चार्ज नहीं था इसके ऊपर। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो न्यूट्रल होता है, यहाँ पर देखो माइनस चार्ज कम है, प्लस चार्ज ज़्यादा है, यानी प्लस फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यानी उस पर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब मैंने बच्चों देखो क्या किया, यहाँ से फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चलने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर Mg+ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक और आयनेशन एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से बाहर था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और रिमूव कर दिया, यानी यहाँ पे चार्ज कितने का आएगा Mg+2 आएगा और प्लस क्या होगा इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है। यानी मैं पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 थे, क्योंकि न्यूट्रल में 12 थे, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया गया। तो मैंने पूछा बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, यानी जितना ज़्यादा प्लस चार्ज हो रहा है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि ये वाली आयनेशन एनर्जी और ये वाली आयनेशन एनर्जी क्या ये सेम होगी, क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके बताना। ये वैल्यू मैंने मान ली I1 है और ये वाली वैल्यू I2 है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी डिफरेंट होंगी। अब देखो बताता हूँ कैसे डिफरेंट होंगी। तो देखो बच्चों यहां पर देखो क्या था, यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले जा रहे थे, तो देखना यहां पर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, समझ में आ रहा, और यहां पर 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि यहां पर कैसे निकालते हैं। तो मैं बोल रहा हूं बस कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, बट किसी भी ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना जिसके ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यानी यहां पर डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे भी तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होती है। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि I2 की वैल्यू क्या होगी I1 से ज्यादा होती है। क्लियर है। अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो आप लोग अभी इतना टेंशन मत लेना, ये बहुत ही बेसिक चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बस अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि आयनेशन एनर्जी अगर टर्म यूज हो जाए तो समझ में आ जाए कि होती क्या है, ठीक है ना, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है या फिर कैसे कंपेयर करोगे वो आगे डिटेल में डिस्कस होगा। फिर मैं I1 I2 I3 भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे कंपेयर करते हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, किस में कम है, वो भी डिस्कस होगा। या फिर सोडियम मैग्नीशियम में किसका साइज़ बड़ा होगा, किसका साइज़ छोटा होगा, ये भी बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैं रफ करता हूँ इसको।
तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो जैसे किसी भी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही अगर आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे मान लो मैंने क्लोरीन लिया, ठीक है, क्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, आपको रिलीज होगी, बट ये ऑलवेज रिलीज नहीं होगी। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बस आपको भी बेसिक सा ये रखना है कि किसी भी एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी मैक्सिमम टाइम। क्लियर है। जैसे चलो हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। तो मैंने क्या किया, चलो फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। फ्लोरीन में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो फ्लोरीन में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको ऐसे ऐड रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 9 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इसके पास 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 9 है, न्यूट्रॉन अभी भी कितने हैं, 10 है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसको छोड़ दो। अब देखो पहले प्लस माइनस बराबर था तो ये ओवरऑल न्यूट्रल था। अब यहाँ पे देखो माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, प्लस चार्ज एक कम है, और इस एनर्जी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे। क्लियर है। चलो मैं सेकेंड एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं चलो ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पूछा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो ये लिखा हुआ है, प्रोटॉन कितने हैं, 8 हो गया, न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 8 हो गया। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर O माइनस बनेगा, समझ पा रहे हो, O माइनस बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 8 थे, तुमने एक ऐड कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 9 हो गया। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, अभी भी प्रोटॉन 8 है। मैंने पूछा बता न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों, न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, तो ये एटम क्या था, न्यूट्रल था। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो चुका है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और उस एनर्जी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे। क्लियर है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये वाली वैल्यू दोनों सेम नहीं होती हैं, ये वैल्यू डिफरेंट होगी, ये वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब अलग अलग एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी, सेम नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा इसमें अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, ठीक है ना, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसके जस्ट बाद, ठीक है ना। तो बच्चों मैं रफ करता हूँ इसको। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम लिखा हुआ है, एक तुम लोग पहले ऐसे कन्फिगरेशन करते थे, आप लिख सकते हो 11 होता है तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हम लोग SPDF करके भी कर सकते हैं, बट देखो अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, सोडियम का कन्फिगरेशन ऐसे करते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम का कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, ये होगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं पूछूं बताओ क्लोरीन का बच्चों कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 होते हैं। यानी ये क्या होगा, देखो 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 2 8 8 7 हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और मैं बताऊं, चलो देखो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है आपको। यानी यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा बहुत ही बेसिक है, 2 और 6 होता है। क्लियर है? और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सारे एटम्स क्या करते हैं, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट होता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ईजी होता है। तो वो क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। यानी सोडियम किस फॉर्म में स्टेबल होगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देगा, मतलब Na+ फॉर्म में स्टेबल होगा। अब मैं बात करूं मैग्नीशियम क्या करेगा, उसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 डोनेट करना ज़्यादा इजी है 6 एक्सेप्ट करने से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, 2 डोनेट करेगा तो 2+ चार्ज आएगा। क्लियर है आप लोगों को? अब मैं चलो क्लोरीन की बात करता हूँ। तो देखो क्लोरीन में क्या होगा, इसको ऑक्टेट करनी है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो 7 को डोनेट करना डिफिकल्ट है और 1 को एक्सेप्ट करना इजी है। तो इस केस में क्या करेगा ये क्लोरीन, 1 एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यानी क्लोरीन किस फॉर्म में स्टेबल होगा, माइनस फॉर्म में। क्लियर है? वैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन ऑक्टेट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी O किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा, -2 फॉर्म में। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे प्लस चार्ज जिनके ऊपर आता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्लियर है? बहुत ही बेसिक है, आप सबको आता होगा। अब देखो मैं बात करूं बॉन्ड की, अगर मैं बात करूं तो देखो मैं यहां लिखता हूं, बच्चे बताओ आयनिक बॉन्ड क्या होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब डोनेट कब करेगा, जब कोई एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो ये एक्सेप्ट कब करेगा, जब कोई दूसरा एटम डोनेट करने वाला होगा। तो इन दोनों एटम के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। यदि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है? तो यहाँ पर NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। अब मैं पूछ, चलो बताओ बच्चों, मैग्नीशियम और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होगा। तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बट क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए। यानी एक मैग्नीशियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट क्लोरीन 2 चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो MgCl2 में भी कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब मैं बात करूँ, चलो इधर देखो, चलो मैं इसको रफ करके एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। मान लो मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आयनिक बॉन्ड बन रहा था वो कैसे बन रहा था, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल था और दूसरा क्या था, नॉन मेटल था। यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जब एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। तो देखो दूसरा, देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ क्या लिया, मैंने पूछा बताओ इन दोनों में बताओ, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस Cl को भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होता है, जब एक को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हैं और दूसरे को चाहिए होते हैं। यहाँ पर दोनों को ही चाहिए,
तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? Cl2 बना लेंगे। क्लियर है? यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा? ये बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, जब रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो बच्चों देखो, कोवेलेंट बॉन्ड और भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन किस में आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, किस में वीक होगा, और इससे किन किन फैक्टर पे डिपेंड मतलब इफेक्ट होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। या फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंपाउंड आयनिक का कोवेलेंट होने से उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, या फिर सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, डायमंड, या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर किसी में बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अभी बात मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बहुत ही बेसिक। मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे एक मेटेलिक बॉन्ड भी होता है जो मेटल और मेटल के बीच में बनता है। एक ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, और वैन डेर वाल्स फोर्स भी होता है। बट वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर रहा हूँ सब चीज़ों को। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा क्या होता है? रिलीज होती है। अब क्यों एनर्जी हमेशा रिलीज होती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक एटम है, मान लो Cl है, कोई भी एक एटम है, मान लो मैंने क्या लिया, एक A एटम है प्लस A एटम है, मान लो दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे? A2 बना रहा है। तो ये एटम थे और ये क्या बन गया? मान लो मॉलिक्यूल बन गया है। तो जब भी कोई बॉन्ड, मॉलिक्यूल कैसे बना? क्योंकि इसके पीछे बॉन्ड बना होगा। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और अगर आपको कोई बॉन्ड को तोड़ना है, इसको आप देखो रिवर्स करके लिखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको रिवर्स करके लिखोगे तो देखो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, A2 प्लस एनर्जी, तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2A बन जाएगा। यानी 2A को आप लिख सकते हो A प्लस A। तो अगर कोई भी बॉन्ड बनाओगे दुनिया में, कोई भी बॉन्ड, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। आपको भी ये याद रखना है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्यों रिलीज होती है। और अगर कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। आ रही बात समझ में? तो बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और बॉन्ड अगर टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? चलो फिर ठीक है आगे। अब मैं बात करूं, देखो कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। हाँ ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा तब भी रिलीज होगी। हाँ सही कह रहे हो, तब भी रिलीज होगी। यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी, बट उस एनर्जी का नाम क्या होता है? देखो उस एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी। ठीक है ना? तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब आगे डिस्कस करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग ये जान लो कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कोई भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, तो आयनिक बनेगा तब भी रिलीज होगी।
और वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड देखो कैसे बनता है, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब आयनिक बॉन्ड कोई भी बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें भी रिलीज होनी है। बट उस एनर्जी का नाम देखो बच्चों क्या होता है, उसको हम लोग लैटिस एनर्जी नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो देखो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा तब भी रिलीज होगी एनर्जी, बस उस एनर्जी का नाम लैटिस एनर्जी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब भी रिलीज होगी, लेकिन उस एनर्जी का नाम बॉन्ड एनर्जी होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो कभी कभी नेक्स्ट टर्म ये नया यूज हो, लैटिस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, जब लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर अभी से है तो आपको आगे बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बस बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं रफ करता हूँ इसको, तो आपको आइडिया लग गया कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है एंड लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो कोई भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, अगर कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के बेस पे देखो रिएक्शन दो टाइप की होगी, कौन कौन सी, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। क्लियर है। अब देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसके पहले देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अब एग्जांपल क्या है, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी जैसे N2 + 3H2 गिव्स लिखा मैंने 2NH3। क्लियर है। अब अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों N2 एक मॉलिक्यूल है, यानी N और N के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर मैं देखो अगर मुझे NH3 बनाना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, पहले N N के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और H H के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है। और NH के बीच में बॉन्ड बनाओगे और बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी यहाँ पे देखो क्या होगी, रिलीज होगी। समझो बात को। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो देखो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है। और रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे मतलब ये पहले अपने बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और H H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ रही मतलब एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है। और NH के बीच का बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यानी यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी रिएक्शन में कुछ ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो पूरी रिएक्शन में कुछ ना कुछ क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है। क्लियर है। उस एनर्जी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा H मतलब होता है, चलो ऐसे बता दो, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। समेशन मतलब सारे प्रोडक्ट जिनकी एनर्जी है सबको ऐड कर दो और रिएक्टेंट में सबकी एनर्जी ऐड कर दो और दोनों को माइनस कर दो। क्लियर है। तो डेल्टा H मतलब होता है कि पूरी रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा, उस एनर्जी चेंज को डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी कुछ भी जो भी चेंज होगा उसको मैंने डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे निकालोगे डेल्टा H की वैल्यू, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं। ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन है, मतलब ऐसे माना गया कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालो चेंज। ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि डेल्टा H मतलब क्या होता है, ये एनर्जी चेंज होता है, या फिर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर इसी को आप बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है। या फिर चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हो,
यानी डेल्टा एच मतलब समझ जाओ होता क्या है कि नेट एनर्जी चेंज कितना होगा रिएक्शन में, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं आगे डिस्कस करूं, तो मैं ये वाला पार्ट को रफ कर देता हूं पहले तो बच्चों देखो एनर्जी के बेस पर क्या होगा, देखो रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक ऐसी रिएक्शन, देखो जब मान लो रिएक्टेंट से मैंने क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और मान लो नेट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और एक केस मैंने बच्चों ये लिया कि मान लो रिएक्टेंट पे नेट एनर्जी ऐड कर रहे हो, तब जाके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आर मतलब रिएक्टेंट हो गया, पी मतलब प्रोडक्ट हो गया। जैसे बच्चों देखो सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेता हूं, CaCO3 है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये कन्वर्ट किस में होता है, CaO प्लस CO2 में होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो इस रिएक्शन में क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। नेट ओवरऑल एनर्जी आपने क्या दी है, ऐड की है, मतलब ऐड ही मतलब आपने एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी की बात हो रही है, हीट, ये ओवरऑल हीट की बात हो रही है। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें मैंने मान लो 10 किलो जूल की एनर्जी दे दी, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो वहां से मान लो 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, 10 एब्जॉर्ब हो रही थी, 100 रिलीज हो गई, तो ओवरऑल 90 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो गई। तो रिलीज होगी तो किसमें काउंट करोगे, इसमें, सॉरी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिलीज वाला टर्म क्या होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ओवरऑल एनर्जी की बात हो रही है। आपने कितना दिया, कितना रिलीज हुआ, उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है। अगर ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये वाला केस है। अगर ओवरऑल एनर्जी पूरी रिएक्शन में रिलीज हो रही है तो ये वाला केस है। और अगर ये वाला केस आएगा तो आप ध्यान से देखो, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं। अब मैंने पूछा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो देखो बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, यानी एक अकेला दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। क्लियर है? तो यानी ये वाला फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैं पूछूं बता डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, देखो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी, तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ये निगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्लियर है? और जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग सारे लोग बातें मेरी। अब मैं बात करूं, ये बताओ इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो देखो यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एच मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो देखो रिएक्टेंट में मैंने कुछ एनर्जी ऐड की तब मैं प्रोडक्ट के बराबर पहुंचा हूं। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट में एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उसमें ऐड किया तब मैं उसके बराबर पहुंचा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा मतलब ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव वाला, यानी ये वाली वैल्यू कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आएगी तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात? यानी जब भी ऐसी रिएक्शन देखी जाए कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना। तो आप नोट करो। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत ही ईजी लग रहा हो, बट क्या करें, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को सिंपल चीज़ें नहीं आती हैं, तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एक अलग ही लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, आप नोट कर लो।